नमस्कार दोस्तों। तो मैं हूं भूषण दूत और स्वागत है आपका भूषण दूत एकेडमी की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। तो दोस्तों अभी हम लोग जो लेक्चर देखने जा रहे हैं वो लेक्चर है इंपॉर्टेंस ऑफ द कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर। कॉम्प्रिहेंशन जो इस सिलेबस का बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमने लास्ट लेक्चर में ही देखा था। तो कॉम्प्रिहेंशन पहला टॉपिक हमारे सिलेबस को अगर हम लोग देखेंगे तो द सिलेबस स्टार्ट्स विद द वर्ड कॉम्प्रिहेंशन ओनली। सिलेबस की शुरुआत जो होती है वो कॉम्प्रिहेंशन इस वर्ड से ही होती है, करेक्ट ना। तो एक कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? टोटल 6 टॉपिक्स है, उसमें से वन टॉपिक जो है वो कॉम्प्रिहेंशन को डेवलप करता है। ओके, तो कॉम्प्रिहेंशन पे क्वेश्चंस कितने आते हैं ये भी हमने देखा था। एवरी ईयर अगर आप लोग देखोगे तो 25 टू 27 क्वेश्चंस अभी लास्ट 2 ईयर से पूछे जा रहे हैं। एक आर्गुमेंट ये भी दिया जा रहा है कि 27 क्वेश्चंस ही रहेंगे, क्योंकि अभी जब कोर्ट में स्टूडेंट्स गए थे तो तब कोर्ट की तरफ से तो यूपीएससी ने बोला गया कि ऐसा नहीं कि क्वांट रीजनिंग जो है क्वांट लेवल जो कैट लेवल का था ऐसा स्टूडेंट का बोलना है, लेकिन 27 क्वेश्चंस तो पूरे कॉम्प्रिहेंशन पे भी थे। तो अभी शायद ये वो मेंटेन करके रखेंगे, बट ऐसा कुछ बोलते नहीं आता है। ओके, तो 27 क्वेश्चन 25 टू 27 क्वेश्चन जो है वो आपके कॉम्प्रिहेंशन पे आ ही रहे हैं हर साल। ओके, तो आफ्टर क्वांट क्वांट पे 40 क्वेश्चंस आते हैं। क्वांटिटी एप्टीट्यूड के बाद सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है आपका वो है कॉम्प्रिहेंशन, लेकिन ये बहुत निगलेक्ट किया जाता है। क्वांट तो भले ही स्टूडेंट 4-4 5-5 महीने कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंशन जो पार्ट है उस पर चाहिए वैसा फोकस नहीं होता है। बट अगर मेरी माने तो मेन गेम चेंजर इस पेपर का जो है वो है कॉम्प्रिहेंशन। सीसैट पेपर का जो सबसे बड़ा गेम चेंजर पार्ट है वो है कॉम्प्रिहेंशन। ऐसा क्यों है? अगर आप लोग देखोगे तो ये जो स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई होना स्टार्ट हुए हैं ये हुआ है 2018-19 के आसपास। पहले 2015 से पेपर को क्वालिफाई किया गया, 15 16 17 कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं गया, बट 18-19 से इस पैटर्न को चेंज किया, जो है डिस्क्वालीफाई होना स्टार्ट हुआ। उसमें अगर आप लोग सडन राइज जो देखेंगे वो हुआ डिफिकल्टी लेवल इन द कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल जो है उसको इंक्रीज किया गया विद द पैटर्न ऑफ द क्वेश्चन जो है उसमें वेरिएबिलिटी लाई गई, जहाँ पे यूजुअली डिफरेंट एग्जामिनेशन में बड़े पैसेजेस होते हैं, लाइक 350 400 500 वर्ड का एक पैसेज रहेगा और उस पर आपको 3 4 5 कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वेर एज यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये पूरी तरह से डिफरेंट कॉम्प्रिहेंशन है। तो यहाँ पे जो कॉम्प्रिहेंशन है दैट इज नोन एज लॉजिक बेस्ड कॉम्प्रिहेंशन, और अदर इन एमबीए एंट्रेंस एग्जामिनेशन दिस इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ क्रिटिकल रीजनिंग। तो यूजुअली जो रीजनिंग का पार्ट क्रिटिकल रीजनिंग नाम से आता है उसके रिलेटेड कॉम्प्रिहेंशन जो है दैट इज द कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द यूपीएससी। तो यूपीएससी में जो कॉम्प्रिहेंशन का पैटर्न जो है वो चेंज हुआ, और उस पैटर्न चेंज होने के कारण ही जो डिफिकल्टी लेवल बढ़ा है और इसीलिए स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं। कौन का तो लेवल बढ़ा ही है, लेकिन मेजर चेंज जो देखा गया वो देखा गया कॉम्प्रिहेंशन के अंदर। तो कॉम्प्रिहेंशन जो है स्टूडेंट को लगता है कि क्या यार ये तो क्या है, ऐसा ही कुछ आपको पैसेज दिया गया है और इसके ऊपर से आपको बस क्वेश्चन जो है उसके आंसर्स निकालने पड़ते हैं, बराबर है। तो आप लोग इसके अंदर जो है चाहिए वैसा जिस लेवल का आपका आउटपुट आना चाहिए एग्जाम में वो नहीं आता है। ओके, आपको लगता है कि बस ऐसे कुछ पढ़ लो और जो भी आपको कुछ नजदीक पास का दिखता है आप उसको क्या कर देते हो, आंसर मार्क कर देते हो, पर ऐसा नहीं है। कॉम्प्रिहेंशन इज कंप्लीटली अ डीप अंडरस्टैंडिंग का पार्ट है। तो यहाँ पे अगर आपको ज्यादा से ज्यादा एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ व्यू अगर देखिए, इन क्वांटिटी एप्टीट्यूड स्काई इज द लिमिट। आपने अभी देखा होगा कि आईआईटी जेई के क्वेश्चंस हुए, कैट के क्वेश्चंस हुए, क्वेश्चंस को पूछा गया था क्वांट के अंदर, करेक्ट ना। तो अभी जैसे क्वांट का पार्ट है नंबर सिस्टम है, साइक्लिसिटी, रिमाइंडर थ्योरम, चाहे उस लेवल तक जा सकता है, लेकिन हमारे पास उतना टाइम पढ़ने के लिए टाइम भी होना। अगेन अगर किसी का ग्रेजुएशन जो है ह्यूमैनिटीज में हुआ है तो उसे भी ये चीज टैकल करना बहुत डिफिकल्ट होती है। तो इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन दी इतना ज्यादा टाइम आप जो नंबर सिस्टम को दे रहे हैं या क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड को दे रहे हैं उसके साथ ही आपने फोकस थोड़ा कॉम्प्रिहेंशन को भी करना चाहिए, क्योंकि ये तो आपके हाथ के मार्क्स से देखो, चाहे कुछ भी हो जाए वो जो व्यू है कॉम्प्रिहेंशन का, ओके, वो उसका जो क्वेश्चन है वो इसके बाहर नहीं पूछ सकता आपको। चाहे तो एप्लीकेशन बेस्ड हालांकि पूछेगा, लेकिन एकदम ही इररिलेवेंट क्वेश्चन नहीं पूछ सकता। तो यूजुअली क्या है कि अगर हम लोग देखेंगे व्हाई कॉम्प्रिहेंशन इज मोर एडवांटेजियस या कॉम्प्रिहेंशन इंपॉर्टेंट क्यों है, तो आप लोग अगर देखोगे तो लगभग 200 पैटर्न है क्वांटिटी एप्टीट्यूड, 200 से 300 पैटर्न्स क्वांटिटी एप्टीट्यूड में डिफरेंट क्वेश्चन अगर आप लोग देखेंगे तो 300 पैटर्न्स है। लाइक अगर मैं देता हूँ 25 टॉपिक से एवरेज, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, 25 टू 30 टॉपिक से, अगर हम लोग नंबर सिस्टम के टॉपिक को भी अलग देखें तो 30 टॉपिक्स आते हैं क्वांट में। अब एक टॉपिक के ऊपर अगर आप लोग 10 पैटर्न ही पकड़े, 10 भी पैटर्न पकड़ेंगे तो लगभग 300 350 पैटर्न है क्वांटिटी एप्टीट्यूड में। रीजनिंग में भी वैसे ही 150-200 पैटर्न से डिफरेंट टॉपिक के ऊपर आप लोग देखोगे तो 20 टॉपिक से हर एक में कुछ अलग पैटर्न है। लेकिन कॉम्प्रिहेंशन के 25 क्वेश्चंस आपको आते हैं 25 टू 27, और उसमें केवल 5 ही पैटर्न है। आप देखना इसी पैटर्न के ऊपर आपको यूजुअली 90% चांसेस है कि आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा।
तो कौन सा पैटर्न है? तो पहला होगा क्वेश्चन एंड आंसर पैटर्न, जिसे हम लोग जनरल बोलते हैं, जो बहुत कम आता है हमारे इसमें। हमको लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड आता है, लेकिन ऐसा नहीं कि क्वेश्चन एंड आंसर आता नहीं है। अभी भी 20% ऑफ द एग्जांपल्स आपके क्वेश्चन एंड आंसर, 10 to 20% ऑफ द एग्जांपल्स आपको रहते हैं एग्जामिनेशंस के अंदर। तो जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर ही आपको 2-3 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, एंड यू हैव टू आइडेंटिफाई व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो ये आपको फैक्चुअल क्वेश्चंस यूजुअली आपको पूछे जाते हैं इसके ऊपर, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन के ऊपर से जो क्वेश्चन होते हैं वही क्वेश्चन आंसर पैटर्न। यूजुअली हमारे जो लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन होते हैं, जो हम लोग डिफरेंट एग्जामिनेशन में सॉल्व करते हैं, लाइक स्टेट पीसीएस हो गया, या अगर हम लोग देखेंगे तो एमबी एंट्रेंस है, कैट एग्जामिनेशन है, सीमैट की एग्जामिनेशन है, स्नैप है, तो वहाँ पे बड़ा कॉम्पिटिशन आपको दिया गया, बैंकिंग एग्जामिनेशन है, और उसके ऊपर से कुछ तो भी आपको क्वेश्चंस पूछे गए। हमारा कॉम्पिटिशन पूरी तरह से तो वो उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसा ही क्वेश्चन आंसर का क्या होता है, यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन के ऊपर का पैटर्न होता है। पहली बात, कॉम्प्रिहेंशन को स्टडी करते वक्त आपको पहले ध्यान रखना है कि देखिए इतना कोई टफ वोकैबुलरी आप लोग यहाँ पे बैंकिंग की प्रिपरेशन या जीआरई जीमैट का प्रिपरेशन नहीं कर रहे हैं, तो ठीक है, आपको आपका पैसेज समझ में आए, आप डेली द हिंदू पढ़ते होंगे, इंडियन एक्सप्रेस अगर आप इजीली ग्रास्प कर पाते होंगे, तो आपको यूपीएससी के कॉम्प्रिहेंशन भी इजीली ग्रास्प होंगे। बस उसको थोड़ा लॉजिकल एंगल से आपको सोचने की क्या है जरूरत है। तो बहुत पहले तो मन से ये डर निकाल लीजिए कि जो रूरल बैकग्राउंड से स्टूडेंट्स है या जिनका एजुकेशन जो है रीजनल लैंग्वेजेस में हुआ है, तो उनके लिए कॉम्पिटिशन बहुत ज्यादा टफ होगा। बस इंग्लिश तो आप देखो, रीजनल लैंग्वेज में स्टूडेंट रहेंगे तो मेनली हम लोग रेफरेंस तो द हिंदू तो रोज पढ़ती है, इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ती है, तो आपका उस लेवल का कॉम्पिटिशन डेवलप हो जाता है। लाइक रीडर डाइजेस्ट मैगजीन है या तो फ्रंटलाइन मैगजीन्स वगैरह होती है, तो आप लोग जो पढ़ते हो तो उससे आपका एक लेवल का इंग्लिश जो है वो डेवलप अपने आप हो जाता है। तो बस उतने उस लेवल का इंग्लिश आपका होना चाहिए, ठीक है। दूसरा हमारे यहाँ लॉजिकल कॉम्प्रिहेंशन है, ठीक है। तो जो वीडियोस आते हैं यूजुअली कॉम्पिटिशन के ऊपर वो होते हैं जीआरई जीमैट के कॉम्पिटिशन को कैसे टैकल किया जाए, या कैट के बैंक भी होके, तो वो कॉम्पिटिशन और हमारा कॉम्पिटिशन डिफरेंट है, ये भी आपको केयर लेना है। तो कुछ पॉइंट्स तो देखिए, आपको एक क्वेश्चन आंसर पैटर्न है, दूसरा अजम्पशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर एग्जामिनेशन में 30 to 40% ऑफ द एग्जाम्पल, 40% ऑफ द एग्जाम्पल आपके जो होते हैं वो अजम्पशन पैटर्न पे ही होते हैं। देन नेक्स्ट है इन्फरेंस, कंक्लूजन एंड करोलरी, तीनों का मीनिंग सेम ही है। कंक्लूजन और इन्फरेंस में फर्क है, कुछ हमने लॉजिकल फर्क है वो हमने देखा ही है, लेकिन आपको जो क्वेश्चन पूछते हैं वो होता है मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल इन्फरेंस। तो लॉजिकल और रैशनल इन्फरेंस का मतलब कंक्लूजन ही होता है, ठीक है। इन्फरेंस अलग, इन्फरेंस मतलब माइनर आइडिया, बट प्लेन इन्फरेंस आपको पूछते नहीं, क्या पूछते हैं, व्हाट इज द मोस्ट रैशनल लॉजिकल एंड दैट इज व्हाट इन्फरेंस, तो मतलब उसका मतलब ही क्या होता है, कंक्लूजन ही होता है। देन अगेन नेक्स्ट होता है सेंट्रल थीम के टाइप के एग्जांपल, सेंट्रल थीम्स ऑफ द पैसेज, क्रक्स ऑफ द पैसेज और द मेन आइडिया ऑफ द पैसेज और द मेन मैसेज ऑफ एन ऑथर, मैसेज, तो ये भी इंटरलेट करते हैं। तो ये दोनों को भी मिला ले तो लगभग 30% ऑफ द क्वेश्चंस जो है आपके ये इस पैटर्न पे आपके आते हैं, ठीक है ना। और इम्प्लीकेशन, तो इम्प्लीकेशन पे अगर 25 क्वेश्चंस आएंगे तो 2 से 3 क्वेश्चंस आपके इम्प्लीकेशन पे रहेंगे, मतलब हम लोग पकड़ते हैं 10% ऑफ द क्वेश्चन, तो लगभग 92% पार्ट जो है आपका केवल इस पे ही खत्म हो जाता है। तो सबसे बड़ा एडवांटेज कॉम्प्रिहेंशन में क्या है कि आपको लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग आपका डेवलप करना है, आपको लॉजिक डेवलप करना है, लेकिन ये 5 पैटर्न एंड दैट विल प्रोवाइड्स यू हाउ मेनी क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन। उधर क्वांट में 300 पैटर्न से आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 40। रीजनिंग में 150-200 पैटर्न्स में आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, 10-15, पर यहाँ पे 5, ओनली 5 पैटर्न, और उसके ऊपर से आपको 25 to 27 क्वेश्चंस यूपीएससी पूछ रहा है। तो अगर इसको आप लोग क्लियरली अंडरस्टैंड करोगे, ओके, इसको आप वर्क करोगे, तो आपका आउटपुट जो एग्जामिनेशन में वो बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। सो कुछ चीजें हैं कॉम्प्रिहेंशन के अंदर की जो आपको मुझे लगता है कि थोड़ा आपको अंडरस्टैंड करना चाहिए, या जो जिस टाइप के एग्जांपल्स जो है उसको टैकल करने में आपको हेल्प हो सकती है। सो दैट थिंग, सबसे पहले क्या क्या आपको केयर करना है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, वो मैं बोलूंगा कि जो आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है चीजें, ओके, अंडरस्टैंडिंग करने में कॉम्प्रिहेंशन के, ठीक है। हाँ, तो सबसे पहले पहला पॉइंट कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, द फर्स्ट पॉइंट जो मुझे आपको कन्वे करना है, दैट इज अवॉइड एक्सट्रीम व्यूज। व्यूज और ऑप्शंस। अब ये एक्सट्रीम व्यू, एकदम एक्सट्रीम व्यू या ऑप्शन जब भी आते हैं तो उसको क्या करो, अवॉइड करो। तो एक्सट्रीम व्यू या एक्सट्रीम ऑप्शंस मतलब क्या होते हैं, दे यूजुअली केम विद अ डेफिनेटिव वर्ड। तो ये किसके साथ आते हैं, डेफिनेटिव वर्ड्स के साथ आते हैं। ओके, तो जब भी ऑप्शन रहेगा 80 to 90% ऑफ द केस ऑब्जर्व, हर बार होगा ऐसा नहीं, आपको थोड़ा विथ एक्सट्रीम व्यू थोड़ा कॉन्टेक्स्ट भी देखना है पैसेज का कि क्या पूछ रहा है।
ओके ऐसा नहीं कि हर बार पर 80% ऑफ द केसेस हमने ब्लाइंडली भी मार दिया तो भी आपका जो आंसर आएगा वो सही आएगा। सो व्हाट इज एन डेफिनेट व्यू? तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे कि डेफिनेट व्यू क्या होता है। तो डेफिनेट व्यू क्या होता है? तो वर्ड्स जहां पे यूज होते हैं ऑल, ऑलवेज, ओनली, ईच, ओके, नेवर, नन, ओके, डेफिनेटली, इसेंशियल। तो इस टाइप के वर्ड्स के साथ जो भी व्यू आपको आता है वो व्यू आपको हमेशा क्या करना है? ओके वो व्यू यूजुअली गलत होता है। ओके जब भी डेफिनेट आ गया ऑल, ऑलवेज, ओनली, ईच, ओके बट दैट इज इन 80% ऑफ द केसेस। हम लोग स्टडी करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स के अंदर की इनमें से भी आपको कौन से व्यूज जो है वो बेटरली अंडरस्टैंड होते हैं, कौन कभी कॉन्टेक्स्ट में डेफिनेटिव सेंटेंस भी बराबर आ सकता है, तो वो हम लोग देखेंगे। दूसरी बात ये है कि 2023 के पेपर में कॉम्पिटिशन क्यों इंपॉर्टेंट है? 2023 के पेपर में टोटल 27 क्वेश्चन आए थे, उसमें से जिसने 17-18 जिसका स्कोर है उसी का ही सीसेट जो है 15 के ऊपर स्कोर जिन्होंने किया है कॉम्पिटिशन के अंदर, 15 के ऊपर स्कोर मतलब मार्क्स नहीं बोल रहा हूं मैं, टोटल 27 क्वेश्चन थे बराबर है। तो उसमें से सब निगेटिव वगैरह जाके जिनके नेट गुड जो है वो 15 आए, 15 क्वेश्चन बराबर आए, 15 to 17 क्वेश्चन आए मल्टीपल बाय 2.5। ओके तो यहाँ पे आता है कि इनका 40 प्लस स्कोर अकेला क्या है? कॉम्पिटिशन में है। उन्हीं लोगों का आप लोग देखिए कि सीसेट यूजुअली क्वालिफाई है। और 23 के पेपर में कॉम्पिटिशन बहुत इजी था कंपेयर टू क्वांट एंड द रीजनिंग पार्ट। ओके 22 तक कॉम्पिटिशन बहुत टफ है बट 23 में कॉम्पिटिशन क्या आया? इजी आया। ओके यूजुअली फ्रॉम 2015 से अगर हम लोग जाए तो फ्रॉम 2015 टू 2022 एवरी ईयर the level of comprehension has increased, but in 23 they have reduced the difficulty level of the comprehension part, whereas exponentially they have increased the difficulty level of quant and the reasoning part. So ऐसा है कि अब तक बहुत से लोग कॉम्पिटिशन को अवॉइड करते थे, लेकिन अगर आपको सेव करना है, इसलिए मतलब बिन देखो कौन सबसे ज्यादा आता है, कौन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन उस पे आते हैं, आप डेफिनेटली टाइम भी इसको ज्यादा दोगे, लेकिन गेम चेंजर जो इस पेपर का है वो है कॉम्प्रिहेंशन, जो बहुत ही निग्लेक्ट है, अभी तक लोगों को पता ही नहीं कि इसको किस तरह से टैकल किया जाता है। बट थोड़े से पढ़ाई से आप लोग इस पार्ट को क्या कर सकते हो? इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो टोटल 40 प्लस स्कोर आपका जो है जिनका है आउट ऑफ 27 क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। तो 27 क्वेश्चन मतलब कितने मार्क के लिए कॉम्प्रिहेंशन आता है रे? 27 मल्टीप्लाइड बाय 2.5। ओके सो दैट इज व्हाट 65 प्लस मार्क्स के लिए आपको कॉम्प्रिहेंशन आता है। तो उसमें से अगर आप लोग 40 अगर ले लोगे ओके तो आप लोग इजीली क्वालिफाई कर पाओ। मैं भी मानता हूं कि कॉम्प्रिहेंशन में कई तो देखो क्वांट का एक स्पेशलिस्ट मेथड है, तो एक मेथड से आपका आंसर आता है, रीजनिंग का भी एक स्पेसिफिक मेथड है, तो उस मेथड से आपको जाना पड़ता है, तो उसमें कभी कोई डिबेट नहीं रहेगा क्वेश्चन पे, एक दो क्वेश्चन को छोड़ते। लेकिन अगर आप लोग कॉम्प्रिहेंशन की बात करोगे तो डेफिनेटली यहाँ पे पेपर सेटर क्या अज्यूम करता है ये मैटर होता है डेफिनेटली। मैं भी अभी 23 पे तो पेपर थोड़ा इजी था, लेकिन उसके पहले मैं भी जब की देता था तो 21-22 के पेपर में लगभग जो 27 क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें से 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते थे, या मेरा या किसी भी एकेडमी का आप लोग ले लीजिए, आंसर की और यूपीएससी के आंसर की मैच नहीं होता है। तो कॉम्पिटिशन ऐसा पार्ट कि जहां पर्सनल एंगल भी क्या करता है पेपर सेटर का मैटर करता है, बट दैट इज ओनली फॉर 4 to 5 क्वेश्चन, तो मैं उनको गिन भी नहीं रहा। मेरा अपेक्षा है आपसे किताब देखिए 27 क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लोग 5 या 7 छोड़ देते हैं, 7 क्वेश्चन वैसे ही छोड़ दो, ठीक है, यानी चाहे आपको वो एग्जामिनर ने 4-5 क्वेश्चन में उसका कुछ अजम्पशन हुआ तो प्रॉपर आंसर आपको नहीं मिल रहा है, 22 है उसमें से भी 2-3 आपको आपके अटेम्प्ट नहीं हुए, तो 27 में से मैं केवल 20 पकड़ो, इस 20 में आप 15 करेक्ट लाइए। और मैं जो मेथड आपको बताऊंगा यूजुअली मेरे स्टूडेंट्स को 15 प्लस क्वेश्चन आपके बराबर आ जाते हैं, तो आपके 40 मार्क्स तो वहीं पे कंफर्म हो जाते हैं। तो आपको पहले क्या करना है कि डेफिनेटिव व्यू जो है उसको, जो एक्सट्रीम व्यू है वैसे स्टेटमेंट को क्या करना है? अवॉइड करना है। देन दूसरी चीज आपको देखनी है कि चेक, आपने पहला सेकंड ऑप्शन देख लिया वहीं से राइट मार दो, ऐसा कॉम्प्रिहेंशन नहीं है, तो प्लीज चेक एंड कंपेयर ऑल ऑप्शंस। यूजुअली स्टूडेंट्स टेस्ट सीरीज लगाते हैं, तो देखो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आप लोग कॉम्प्रिहेंशन, मुझे बताइए प्रोबेबिलिटी को अंडरस्टैंड किए बगैर आपने कभी पेपर स्टार्ट किए सॉल्व करना? नहीं। सबसे गलत जो अप्रोच स्टूडेंट का कॉम्प्रिहेंशन में हो रहा है दैट इज कि स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, कॉम्प्रिहेंशन को इस तरह से ले रहे हैं कि एकेडमी के पेपर लेके आ गए जेरोक्स सेंटर से या कोई टेस्ट लगा ली उसको केवल सॉल्व किए जा रहे हो, वैसा कॉम्प्रिहेंशन आपका डेवलप नहीं होगा। देखिए एम लक्ष्मीकांत सर की बुक पढ़े बगैर या पॉलिटी को स्टडी किए बगैर आपने पॉलिटी कभी सॉल्व स्टार्ट नहीं किया है, सेम वे सीसेट को लागू होती है।
जब तक आप लोग खुद होके पढ़ोगे नहीं, उसके कंसेप्ट को समझिए, पहले समझिए अजम्पशन क्या होता है, इंप्लीकेशन क्या होता है, इन्फरेंस क्या होता है, कंक्लूजन। जब आपको ये कंसेप्ट अंडरस्टैंड होगे, देन आप सॉल्व कीजिए, तो आप खुद देखोगे कि आपके कितना चेंज आपके अप्रोच में हुआ है और कॉम्प्रिहेंशन कितना ज्यादा आपको आउटपुट दे रहा है। तो पहले इसके लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग पे आप लोग क्या कीजिए, फोकस कीजिए। हमने बैच में भी जैसे सब चीजों को इसमें डिस्कस किया है, तो यहाँ पे चेक एंड कंपेयर ऑल दी ऑप्शंस। ओके, तो अभी यहाँ पे सबसे पहले आप जब भी सेल्फ स्टडी भी करोगे, तो कोई आंसर आप सिलेक्ट कर रहे हो, आंसर तो ये आपका करेक्ट है, या यूपीएससी की आप लोग पेपर सॉल्व कर रहे हो, सभी कर रहे हो, तो जिसमें आंसर जो करेक्ट आता है उस पर तो आपको फोकस करना है। बट दूसरे 3 जो ऑप्शन है जो आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हो, वो सिलेक्ट क्यों नहीं कर रहे हो, इसके ऊपर वर्क कीजिए। अगर ये यूपीएससी ने आंसर की में आंसर दिया है, तो 3 आंसर जो गलत दिए वो किस कारण गलत हो रहे हैं, इसका अंडरस्टैंडिंग आप डेवलप कीजिए। हर ऑप्शन को समझिए कि क्यों वो गलत आया और क्यों ये सही आया, क्यों कंपेयर टू दिस ये ज्यादा पावरफुल आंसर है। तो सबसे पहले सभी ऑप्शन को कवर करना है, और उसमें भी जो बेस्ट सूटेड है वो आपका आंसर रहेगा। तो उसमें आपको जो बेस्ट लग रहा है वो आपका आंसर रहेगा। ठीक है, तो इन द, क्योंकि यूजुअली वी विल गेट व्हाट पैटर्न ऑफ द लॉजिकल पैटर्न, लाइक मोस्ट पैटर्न एंड लॉजिकल इन्फरेंस ऑफ द पैसेज, corollary of the passage, crux of the passage, main idea of the passage। तो ऐसे एग्जांपल में आपको कोई डेफिनेट आंसर ऐसा नहीं रहता है, तो आपको अगर आंसर बेस्ट निकालना है तो आप यू हैव टू नीड टू कंपेयर ऑल दी ऑप्शन। तो सभी ऑप्शंस को आपको क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, देन थर्ड चीज आपको देखनी है कॉम्प्रिहेंशन के अंदर, कि जहां पे भी वर्ड्स आते हैं कुछ किस तरह से, तो जैसे बट आता है, बट आपका वर्ड आए, तो बट के बाद का पार्ट जो है 2 आए, तो बट के ये बट लेंगे या तो दैट लेंगे, बट आता है या तो दैट आता है, तो इसके बाद का जो पार्ट रहेगा पैसेज में, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड द सेंट्रल थीम ऑफ द पैसेज। तो दिस पार्ट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो दैट के बाद का पार्ट या बट के बाद का पार्ट जो होता है, वो उसके पहले के पार्ट से क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ओके, आया आप लोगों को ध्यान में यहां तक? ओके, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको अंडरस्टैंड करनी है यहाँ पे। तो ये पहले आपने देखा कि दैट और बट का जो पार्ट है, उसके बाद का जो भी पार्ट होता है वो क्या होता है, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगेन फोर्थ थिंग आपको ध्यान में रखना है कि अगेन अगर कोई स्टेटमेंट है, ओके, दैट इज अबाउट कॉम्प्लेक्स सेंटेंस अगर है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस मतलब क्या, कि जहां पे 2 क्लॉजेस होते हैं, तो 2 वर्ड्स जो एक सेंटेंस है तो उसके 2 पार्ट्स है, तो इधर का पार्ट होता है इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसके पहले का होता है डिपेंडेंट क्लॉज। तो ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इंडिपेंडेंट क्लॉज इज मोर इंपॉर्टेंट देन द डिपेंडेंट क्लॉज। तो इंडिपेंडेंट क्लॉज जब बेटर वे की सेंटेंस है, तो कॉमा के बाद का जो पार्ट रहेगा, कॉमा के बाद का एक सेंटेंस में पार्ट रहेगा, वो कॉमा के पहले के पार्ट से क्या रहेगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो इन चीजों को आपको फोकस करना है। तो नाउ हम लोग अब आते हैं, थोड़ा लेते हैं एग्जाम्पल्स को, हम लोग डिस्कस करते हैं कॉम्प्रिहेंशन के कुछ टॉपिक्स को, कुछ एग्जाम्पल्स को। ओके, हाँ, तो हाँ चलिए, तो ये एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। हाँ, दैट इज ऑफ द यूपीएससी 2020, यूपीएससी 2020 का एग्जाम्पल है। व्हाट इज मेंशन देयर, in India over the last decade or so labor has been departing agriculture but it is only going to, तो जहां पे भी ऐसे डेफिनेटिव वर्ड्स आते हैं, only going to कंस्ट्रक्शन एंड नॉन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, तो जहां पे ओनली आता है वहां पे थोड़ा केयरफुल होना है। डेफिनेटिव वर्ड्स हमने अभी आपको बोला था ना कि ओनली, ईच, एवरी, ओनली, वो मैंने ऑप्शन के बारे में आपको बोला था, बट जब ऑप्शन में आता है तो उसको, पर जब पैसिंग में आता है तो उसको थोड़ा केयरफुल होना कि वहां पे, क्योंकि वहां पे क्या आता है, डेफिनेटिवनेस आता है। ठीक है, which markedly not better job, तो बेटर जॉब नहीं, सर्विसेज। ओके, तो सर्विसेज, सेकंड सेंटेंस सर्विसेज, हाँ, where labor tend to be more productive are not generating the jobs। तो देखो मैंने are not generating the additional jobs, तो सर्विसेज सेक्टर भी जो है वो भी क्या कर रहा है, जॉब जनरेट नहीं कर रहा है। इंडिया विल नीड 24 मिलियन और जॉब ओवर द नेक्स्ट डिकेड। द न्यू सेक्टर्स ई कॉमर्स कैन बी एट बेस्ट क्लोज ओनली हाफ ऑफ द जॉब गैप्स। ओके, तो ई कॉमर्स जैसे सेक्टर है वो हाफ ऑफ द जॉब गैप से आपको ये कर रहा है। ओनली दो सेक्टर विल ड्राइव द डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कंफर्टेबल। तो एक 24 मिलियन जॉब जनरेशन की जरूरत है, तो केवल हाफ हमारे ई कॉमर्स जैसे सेक्टर से वो केवल हाफ ऑफ द गैप तो ही फिल कर सकते हैं। तो मेन बात नहीं, उसने क्या बोला है, ओनली दो सेक्टर, देखो ओनली वर्ड आया, that drive domestic demand such as health and education can comfortably fill the other half। तो केवल ऐसे सेक्टर जो डोमेस्टिक डिमांड्स जो है उसको ड्राइव करते हैं, लाइक हेल्थ एंड एजुकेशन, वही कंफर्टेबली सेकंड हाफ जो है वो उसको क्या करते हैं, फिल कर सकते
है। द ओनली दो सेक्टर्स दैट ड्राइव्स द डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबल फिल द अदर हाफ। ओके, हाँ, तो ओनली सेक्टर्स ऐसे जो कि डोमेस्टिक डिमांड को ड्राइव करते हैं, हेल्थ सेक्टर हो गया या एजुकेशन सेक्टर हो गया, यही अदर हाफ को क्या कर सकते हैं, फिल कर सकते हैं। ओके, हाँ, तो यहाँ पे सबसे सेंट्रल या ऑथर आपको अंडरस्टैंड करना जरूरी है। मेन कोई भी पैसेज कुछ भी रहो, उसने क्या बोला, विच इज द बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज, क्वेश्चन इज अबाउट द इंप्लीकेशन। तो आपको क्वेश्चन ये भी देखना है, इंप्लीकेशन भी करना रहा तो सबसे पहले ऑथर को आपको अंडरस्टैंड होना जरूरी है। ऑथर यहाँ पे जो राइटिंग स्टाइल है उसका, वो किसके बेस्ड है, इट इज सजेशन बेस्ड राइटिंग स्टाइल। क्यों बोलता है कि ऐसा करना, सजेशन बेस्ड मींस क्या होता है कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, करेक्ट ना। तो एट स्टार्टिंग ही हैज मेंटेन हिज नेगेटिव टोन। ओके, बोल रहा है कि क्या चाहिए वैसे जॉब जनरेट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना। बट एट द एंड व्हाट वी शुड डू, तो एट द एंड वो बोल रहा है कि अभी चाहिए वैसे जॉब जनरेट, सर्विसेज सेक्टर सबसे प्रोडक्टिव है, वो उसमें भी कुछ जनरेट नहीं हो रहा है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में लोग जा रहे हैं, लेकिन वो जा रहे हैं कंस्ट्रक्शन बिजनेस में, तो उससे भी कोई फर्क ये नहीं हो रहा है, ठीक है। सो वो बोलता है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यू कहाँ आता है, बोलता है ऐसा हो रहा है वैसा, बट जब वो ओनली स्टेटमेंट देगा कि ओनली दो सेक्टर, यहाँ पे उसका व्यू आ गया, दैट ड्राइव डोमेस्टिक डिमांड सच एज हेल्थ एंड एजुकेशन कैन कंफर्टेबली फिल द अदर। आपको मेनली जो जॉब्स मेनली देगा आपको, वो कौन दे सकता है, बोला कैन ओनली दो सेक्टर विच इज व्हाट, हेल्थ एंड एजुकेशन, यहीं से आपको क्या आएंगे, जॉब आएंगे। तो अब इंप्लीकेशन मतलब क्या, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंप्लीकेशन, इंप्लीमेंटेशन मींस व्हाट शुड बी डन इन फ्यूचर। ओके, यूजुअली हमने अब क्या, ठीक है, अब ये है, तो इसका मतलब ऑथर क्या कहना चाहता है, बराबर है, पैसेज का इंप्लीकेशन क्या है, ऑथर को क्या है। तो ऑथर जब भी इस तरह के टोन में रहेगा तो बोलेगा कि इस तरह से आपने करना चाहिए। लाइक सपोज मैं बोल रहा हूँ कि आज अगर हमारे कंट्री में देखेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि अनएम्प्लॉयमेंट का इशू बहुत ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या मेरा व्यू हो गया, क्या ये एवरीबडी नोज दैट कि अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम है। तो व्हाट द गवर्नमेंट नाउ शुड डू टू रिड्यूस द अनएम्प्लॉयमेंट प्रॉब्लम एंड टू क्रिएट द जॉब्स, सो ये बोलूंगा, यहाँ पे मेरा व्यू आएगा, तो दैट इज माई व्यू, दैट इज द इंप्लीकेशन। तो व्हाट गवर्नमेंट शुड डू, तो अभी देखो ये बोल रहा है, तो अब क्या होना चाहिए, तो फ्यूचर के एस्पेक्ट आपका होना चाहिए, दैट इज वी शुड फोकस टू जनरेट द जॉब्स इन हेल्थ एंड द एजुकेशन। तो अभी इससे देखो इंप्लाइड इन द पैसेज, अ स्ट्रांग मेजर नीड टू बी टेकन टू रिड्यूस द रूरल टू अर्बन माइग्रेशन ऑफ द लेबर। हाँ, एक दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है इसके अंदर, पैसेज के अंदर, कि जिस चीज के बारे में कोई मेंशन ही नहीं है पैसेज में, वैसे ऑप्शन, दिस इज नोन एज इररिलेवेंट ऑप्शन, दैट इज व्हाट ऑफ द इररिलेवेंट ऑप्शन, इसको आप हमेशा रिमूव कीजिए। तो पहली बात, पैसेज के अंदर कहीं भी रूरल अर्बन का मेंशन नहीं आया, कहीं कुछ आया, अगेन इट इज नोवेयर मेंशन अबाउट द माइग्रेशन ऑफ द लेबर, माइग्रेशन में कहीं ये आया है कि आपका, ओके, माइग्रेशन के बारे में कहीं कुछ मेंशन नहीं है, तो अब ये आंसर होगा बिकॉज देयर इज नोवेयर मेंशन अबाउट द माइग्रेशन, माइग्रेशन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन वहां नोट की गई नहीं है, दैट्स व्हाई आंसर ए गलत होगा। हाँ, द वर्किंग कंडीशन इन कंस्ट्रक्शन एंड अनरजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग नीड्स टू बी इंप्रूव्ड, वो बोल रहे हैं वर्किंग कंडीशन को जो है काफी कंस्ट्रक्शन सेक्टर की और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसकी कंडीशन को इंप्रूव करना चाहिए, तो उसने वहां पे बोला है, वहां पे पैसेज में इसका रेफरेंस आया है। अब पहला देखो पहला हमने क्यों रिमूव किया, बिकॉज माइग्रेशन ऑफ लेबर कहीं मेंशन ही नहीं था। अब सेकंड पॉइंट ऐसा है कि वहां पे मेंशन्ड है, बट व्हाट इज दिस, ओनली गोइंग टू कंस्ट्रक्शन, तो अभी लेबर जो है वो कंस्ट्रक्शन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जा रहे हैं और ये अच्छे जॉब्स नहीं है बोलता, ठीक है, लोग तो जा रहे हैं उस फील्ड में एग्रीकल्चर को छोड़ के, लेकिन वो अच्छी जॉब्स नहीं है, तो वर्किंग कंडीशन जो है उसकी हमने इंप्रूव करना चाहिए, ठीक है। हाँ, तो ये अभी वहां की इंप्रूव करने की जरूरत है, ऐसा वो बोल रहा है, ठीक है, मेंशन है ना पैसेज में, यस, बट इट इज द मेन आइडिया ऑफ द ऑथर, बेस्ट इंप्लाइड इन द पैसेज, क्या इंप्लाइड है, मतलब क्या करना चाहिए, ऑथर ने ये नहीं बोला, फिर बोला यहाँ इधर जा रहा है, यहाँ पे रुक गया, उसने कुछ बोला क्या कि यहाँ पे कंडीशन की इंप्रूव करो, गवर्नमेंट को सोचना चाहिए वगैरह, कुछ मेंशन किया क्या, नहीं, देने बोले सर्विसेज में तो कोई फायदा नहीं है। अभी मुझे बताइए, एंड में वो बोलता है कि डोमेस्टिक ओनली दो सेक्टर ही हमको बचा सकते हैं, यही सेक्टर हमको बचा सकते हैं, दैट इज व्हाट हेल्थ एंड एजुकेशन, यही आपको जॉब जनरेट करके दे सकते हैं, तो आपने इस पे फोकस करना चाहिए। तो वहां की मैन्युफैक्चरिंग का जो ये है रजिस्टर्ड मैन्युफैक्चरिंग है, उसकी कंडीशन को हमने इंप्रूव करना चाहिए, कंडीशन इंप्रूव करने के बारे में उसने बोला ही नहीं, वो बोल रहा है कि वो जाके कोई फायदा नहीं हुआ, वो अच्छे सेक्टर है ही नहीं इन टर्म्स ऑफ जॉब के हिसाब से, अगर हम लोग देखेंगे तो बेटर जॉब्स तो कंसिडर होते ही नहीं, तो यहाँ पे उसकी कंडीशन इंप्रूव करो, ये भी आंसर होगा कि आपका नहीं होगा। देन सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, थर्ड इस पे आते हैं, तो दैट इज व्हाट सर्विस सेक्टर हैज बीन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम, वहां पे देखो डायरेक्टली बोला है सर्विसेज वेयर मोस्ट प्रोडक्टिव होता है, वो जॉब जनरेट ही नहीं कर रहे, नॉट जनरेटिंग द एडिशनल जॉब्स इन द कंट्री, तो सर्विस सेक्टर भी आज जॉब जनरेट नहीं कर रहा है, तो मुझे बताओ सर्विस सेक्टर जो है वो अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्या कर रहा है, रिड्यूस कर रहा है, ऐसा कहाँ पता चलता है आपको, ओके, इट्स रिड्यूसिंग, ये आपको कहाँ पता चलता है क्या, नहीं। दूसरी बात, ये कोई ऐसा सजेशन नहीं हो, बेसिकली मतलब क्या सजेशन या क्या करना चाहिए, ये कोई सजेशन हुआ क्या, वो तो कुछ पास्ट में पढ़ के ऐसा पास्ट में था कि ये कम कर रहा था,
बराबर है, अनएम्प्लॉयमेंट का इशू क्या कर रहा था, कम कर रहा था। बट इससे आपको पहली बात तो बोल रहा है कि सर्विस सेक्टर जॉब से जनरेट नहीं कर रहे चाहिए, वैसे एडिशनल जॉब से जनरेट नहीं कर रहे, तो हम लोग बताइए कि प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस कर रहा है, ऐसा बोल सकते क्या। दूसरी बात उसने बोला है, ऑथर क्वेश्चन है अबाउट द इम्प्लीकेशन कि क्या करना चाहिए, तो सर्विस सेक्टर का जॉब जनरेट जो है अनएम्प्लॉयमेंट का इशू कम कर रहा था, इशू उसको रिड्यूस कर रहा था। ये कोई सजेशन हुआ, फ्यूचर सजेशन, ये कोई इंप्लीकेशन है, नहीं है। हाँ बट देखो, इंक्रीज सोशल सेक्टर स्पेंडिंग इज इंपरेटिव फॉर द लार्ज जॉब क्रिएशन। अभी इंपरेटिव डेफिनेटिव वर्ड तो है, बराबर है, इंपरेटिव डेफिनेटिव वर्ड है, जरूरी है बोलता है सोशल सेक्टर स्पेंडिंग, लेकिन उसने बोला कि एक ही चीज आपको बता दें, ओनली सेक्टर, कौन सा, ओनली सेक्टर दैट इज हेल्थ एंड एजुकेशन, और उसे ही कहा जाता है सोशल सेक्टर। तो आप बोले कि सोशल सेक्टर तो मेंशन नहीं है, तो आपको थोड़ा ये पता होना चाहिए कि हेल्थ एंड एजुकेशन ये कैसे सेक्टर्स है, सोशल सेक्टर्स है, तो इसमें इन्वेस्ट करो तभी जॉब जनरेट होंगे। तो यहाँ पे इसलिए आपका आंसर तो ये यही लार्ज जॉब कंपटीशन करना है। अगर हमको बोलता है 24 मिलियन है, तो बचे हुए आधे तो आपको आ जाएगी ई कॉमर्स से, लेकिन बचे हुए 12 मिलियन जॉब कहाँ से आएंगे, दैट इज ओनली विद द सोशल सेक्टर में, इसमें करने, बराबर है। और उसके लिए आपको फिर इस पे ध्यान देना पड़ेगा कि ये इसमें कैपेसिटी है, बोल रहे हैं हेल्थ एंड एजुकेशन में, सो दैट्स व्हाई द आंसर इज व्हाट, आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी। तो इसलिए आपका आंसर क्या रहेगा, आपका आंसर रहेगा ऑप्शन डी। ओके, ये हुआ दोस्तों इम्प्लीकेशन का एग्जांपल। ओके हाँ, देन नेक्स्ट देखते हैं, चलो एक एग्जांपल और लेते हैं, दैट इज विद द अजम्पशन। अजम्पशन के एग्जांपल्स को लेते हैं। व्हाट इज द मोस्ट लॉजिकल एंड रैशनल अजम्पशन ऑफ द पैसेज। What is an assumption? Assumption is a part which is not directly mentioned in the passage, but a thing that is supporting to the conclusion of the passage. Okay, कि जो ऑथर का मेन व्यू है, कंक्लूजन है, इसको सपोर्ट करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कंक्लूजन ऑफ द पैसेज। ठीक है, तो क्या बोल रहा है देखो, रिचर स्टेट हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू कट डाउन द कार्बन इमिशन एंड प्रमोट द क्लीन एनर्जी। रिचर स्टेट है तो इसका रिस्पांसिबिलिटी है, इट इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रिचर स्टेट। तो देखो यहाँ पे डेफिनेटिव वर्ड है रिस्पांसिबिलिटी, to cut down the carbon emission and increase the clean energy investment. These are the states that got electricity, grew faster, and now have high per capita income, making them capable of sharing India's burden of becoming eco-friendly. Delhi, for example, can help by generating its own clean electricity using solar panels, or even help poor states by finance their clean energy projects. It is no secret that the state electricity board, which control 95% of the distribution network, are in net deep losses. These losses further discourage the state utilities from adopting the renewable energy as it is most expensive than the fossil fuels. Okay, तो अभी बोलता है कि जैसे रिच स्टेट है तो वो इंडिया का बर्डन उठा सकते हैं, किस तरह से, तो बोलता है दिल्ली जैसे एग्जांपल, वो क्या कर सकता है, खुद का क्लीन एनर्जी सोलर पैनल से जनरेट कर सकता है, और पुअर स्टेट है इंडिया के, उनको क्या कर सकता है, हेल्प कर सकता है कि उनके फाइनेंस जो क्लीन एनर्जी उसको फाइनेंस किया जाए। ओके, बोलता है कोई सीक्रेट नहीं है कि इंडिया के जो स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड है वो इंडिया का 25% ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो कवर करते हैं, वो आज पूरी तरह से क्या लॉस में है। ओके, और इसीलिए जो स्टेट यूटिलिटीज है ये फॉसिल फ्यूल्स को यूज नहीं करती। अब मुझे बताओ दोस्तों कि यहाँ पे मेन व्यू ऑथर का क्या कहा आया। यूजुअली मेन व्यू एंड में आता है, लेकिन इस पैच में मेन व्यू एंड में नहीं आया। देखो व्हाट इज द मेन व्यू ऑफ द ऑथर, जहाँ पे ऑथर सजेशन देता है कि ऐसा करना चाहिए, ये होना चाहिए, दिस लाइक अ लैंग्वेज, लाइक अ एडिटोरियल टाइप लैंग्वेज। तो दिस पैसेज इज नथिंग बट व्हाट, एक्सप्लेनेटरी और सजेशन बेस्ड पैसेज। करेक्ट, तो देखो स्टार्टिंग में ही आप लोग अगर देखोगे तो द रिचर स्टेट हैव अ रिस्पांसिबिलिटी टू कट डाउन द कार्बन इमिशन एंड प्रमोट द क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पे जब उसने बोला रिस्पांसिबिलिटी वर्ड यूज किया कि ये रिस्पांसिबिलिटी रिचर स्टेट की, इन्होंने ऐसा करना चाहिए, यहाँ पे इसका व्यू है। तो व्हाट इज द सेंट्रल व्यू ऑफ द ऑथर, इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द, व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ द पैसेज, इट्स द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ द रिचर स्टेट टू कट डाउन द कार्बन इमिशन एंड प्रमोट द क्लीन एनर्जी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका व्यू आया, यहाँ पे होता है व्यू, दिस इज नोन एज व्यू ऑफ द ऑथर। ओके, बाद में बोल रहा है फिर कैसे, फिर रिचर स्टेट मतलब क्या कि ऐसे स्टेट जो फास्टर ग्रो होते हैं, जिनकी पर कैपिटा इनकम हाई होती है, फिर एग्जांपल दिया दिल्ली का। यहाँ पे उसका व्यू नहीं आया, वो उसको समझा रहा है। उसका जो की पॉइंट था, वो की पॉइंट क्या था कि ये रिचर स्टेट का रिस्पांसिबिलिटी है कि कार्बन एमिशन को कम करे और क्लीन एनर्जी इन्वेस्टमेंट को क्या दे, बढ़ावा दे। ये उसका व्यू आया। ठीक है, इस व्यू को सपोर्ट करने वाली बात मतलब होता है assumption. What is an assumption? The part which is hidden in the statement, which is not directly mentioned, but this is supporting to the conclusion of the statement or the main view of the author, that is known as a conclusion of the passage. Got it? हाँ, तो चलो अब पहला स्टेटमेंट ए हम लोग देते हैं। हाँ, तो स्टेटमेंट ए क्या है देखो, द रिचर स्टेट मस्ट लीड इन द प्रोडक्शन एंड एडॉप्टेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी। तो रिन्यूएबल एनर्जी तो रिन्यूएबल, रिचर स्टेट जो है उन्होंने प्रोडक्शन और एडॉप्टेशन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी है उसमें लीड लेना चाहिए। तो स्टार्टिंग लाइन वही बोल रही है आपको
वही तो कंक्लूजन ऑथर का बोल रहा है, इस रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मतलब क्या उन्होंने इस पे लीड लेना चाहिए। तो ऑप्शन ए हो सकता है, बट मैंने क्या बोला, एक ऑप्शन से आप डायरेक्ट जज मत कीजिए कि आंसर है, टिल आप सभी ऑप्शन को पहले कंपेयर कीजिए। द पुअर स्टेट ऑलवेज हैव टू डिपेंड ऑन द स्टेट फॉर इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पे वर्ड क्या आया, ऑलवेज, यहाँ पे वर्ड क्या आया, ऑलवेज, बराबर है, बोलता है पुअर स्टेट हमेशा ही रीस्टेट पे इलेक्ट्रिसिटी के लिए डिपेंडेंट होते हैं। ओके, ऐसा पैसेज में कहीं मेंशन है क्या रे, उसने केवल पुअर स्टेट का मेंशन किया कि वो पुअर स्टेट को हेल्प कर सकता है दिल्ली उनके क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने में, बट इलेक्ट्रिसिटी के लिए पुअर स्टेट रीस्टेट पे डिपेंडेंट है, ऐसा कहीं मेंशन है नहीं। दूसरी बात, यहाँ पे वर्ड आ गया ऑलवेज, अगर मेंशन भी होता लेकिन ऑलवेज हमेशा ही होते हैं, तो यहाँ पे क्या है, एक्सट्रीम व्यू, और वी कैन से दैट द डेफिनेटिव सेंटेंस और डेफिनेटिव वर्ड, डेफिनेटिव वर्ड आ गया, तो आप लोग ऐसा नहीं बोल सकते हमेशा ही उस पर डिपेंडेंट रहेंगे, दैट इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। हाँ, द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड कैन इंप्रूव देयर फाइनेंस बाय एडिटिंग क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, तो अभी आप लोग सी को बहुत से लोग मार्क करेंगे यहाँ पे, पर आपको थोड़ा रेफरेंस देना चाहिए कि समझना चाहिए कि क्वेश्चन क्या पूछा है, आप आंसर क्या दे रहे हैं। ओके, आप लोग की मोदी जी है कि जो दिन रात बोल रहे हैं अभी हमारे कंट्री के अंदर की क्या रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस करना है, बराबर है, पर आपको यहाँ पे पैसेज का थोड़ा व्यू देखिए आप कि ओके, अभी पहले देखिए उसने क्या बोला है, स्टेटमेंट बोल रहा है कि स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड जो है उनका फाइनेंस इंप्रूव होगा अगर वो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो, वो रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करेंगे तो। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे तो देखिए उसने क्या बोला, दिल्ली फॉर एग्जांपल ये करते, आगे देखिए, द स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड 95% डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क जो ये करते हैं वो लॉसेस में, ऑलरेडी नेगेटिव लॉसेस में, तो दीज आर इन द लॉसेस, और आगे बोल रहा है वो कि दिस लॉसेस फर्दर डिस्करेज द स्टेट यूटिलिटीज फ्रॉम अडॉप्टिंग द रिन्यूएबल एनर्जी, और इसीलिए ये जो लॉसेस है ये डिस्करेज करते हैं स्टेट यूटिलिटीज को रिन्यूएबल एनर्जी अडॉप्ट करने से, बिकॉज रिन्यूएबल एनर्जी इज मोर एक्सपेंसिव देन द फॉसिल फ्यूल्स, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो फॉसिल फ्यूल से क्या है, मोर एक्सपेंसिव है। ओके, हाँ, तो मुझे बताओ उल्टा ऑथर का व्यू अलग है, ऑथर बोल रहा है कि ऑलरेडी भाई वो लॉस में स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उनके पैसा ही नहीं फाइनेंस करने के लिए, तो फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी उल्टी महंगी है, तो वो तो उनसे इन्वेस्ट ही नहीं कर सकते, तो मुझे बताओ महंगी चीज में इन्वेस्ट करेंगे तो उससे क्या उनका फाइनेंस इंप्रूव होगा क्या? दिस व्यू इज कंप्लीटली अपोजिट टू द ऑथर्स व्यू, ये नहीं होगा। तो पहली बात, आपको बाहर क्या चल रहा है, रिन्यूएबल एनर्जी का जमाना है, रिन्यूएबल एनर्जी पे इतना फोकस किया जा रहा है, उस पर आपको सोचना नहीं है पैसेज क्या बोल रहा है, इसलिए पैसेज के एम्बिट के बाहर मत जाइए आप, पैसेज के एम्बिट के बाहर आपको नहीं जाना है, पैसेज जो बोल रहा है उसका रेफरेंस को ध्यान में रखिए, ठीक है। हाँ, द हाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी बिटवीन रिच एंड पुअर स्टेट इज द मेजर कॉज ऑफ, तो मुझे बताइए मेजर कॉज ऑफ हाई कार्बन इमिशन एंड हाई इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, रिच और पुअर स्टेट के बीच की इकोनॉमिक डिस्पैरिटी का कोई मेंशन किया है, देयर इज नो मेंशन ऑफ द इकोनॉमिक डिस्पैरिटी ऑफ द economic disparity between rich and poor state, and also there is no mention of the carbon emission. Okay, कि rich और poor state में क्या है, बहुत बड़ी डिस्पैरिटी है, ओके, और इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, और उसके कारण कार्बन इमिशन हो रहा है, कहीं कुछ उसका मेंशन नहीं है। उसने क्या बोला कि रिच स्टेट ने क्या करना चाहिए, ओके, इन्वेस्ट करना चाहिए क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट में जो कर सकते हैं, इनके पास पैसा है, बट यही ऑथर का बस व्यू है, तो कोई रिच पोर स्टेट में डिस्पैरिटी है, ऑल दिस थिंग्स इज नॉट मेंशन एनीवेयर, दैट्स व्हाई व्हाट इज योर आंसर, द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। ओके, गॉट इट फ्रेंड्स, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग मिलते रहेंगे फ्रेंड्स, हर वीक में मैंने बोला 2 से 3 लेक्चर्स में आपके लिए लेके आऊंगा, आप रहिएगा सभी लोग। इस हमारा अभी जो मैंने नया यूट्यूब चैनल ज्वाइन स्टार्ट किया है, दैट इज यूपीएससी सीसेट बाय भूषण दूत, इसके पहले मेरा भूषण दूत एकेडमी यूट्यूब चैनल है जिसको काफी आपने प्यार दिया, 30,000 उसको फॉलोअर्स है, बट मैं यूजुअली महाराष्ट्र पीएससी के लिए उसको अभी यूज कर रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि एक नया मैं चैनल बनाता हूँ, तो आपके साथ हूँ, तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में थोड़ा क्वांट के पार्ट को लेकर। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।